तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है इसके दोनों भी जो टर्मिनल है वो एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए हम इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन देम, मतलब अब हमें कैपेसिटेंस यानी सी, किसी भी कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, है ना, उसको डिनोट कैसे करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। तो अब हमको आगे ये पढ़ना है कि ये एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, सी। अगर हम इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को नहीं रखेंगे तब इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है हमको। और अगर से हम इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखेंगे तब इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है, दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स जिसके अंदर हम लोगों ने, जब हम इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखेंगे तब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कितने टाइम बढ़ेगी ये भी हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे को कैसे पैरेलल प्लेट है। लेट से इस प्लेट का एरिया ए है और इस प्लेट का भी एरिया कितना है, एक दूसरे की ऐसे प्लेट है ना। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये हमारी निगेटिव चार्ज प्लेट है ना, ये निगेटिव चार्ज प्लेट है ना। इस एरिया पर क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्लेट की डेंसिटी। और इस प्लेट की डेंसिटी कितनी हुई, क्यू बाय, समझ में आया, ये चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट की। ये निशान गायब कर देता हूँ मैं, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव प्लेट की डायरेक्शन, है ना। उसी तरह इधर पॉजिटिव प्लेट की डायरेक्शन होगी ऐसी, इधर होगी ऐसी, इधर होगी ऐसी, और इधर होगी ये ऐसी, है ना। ये किसकी डायरेक्शन है, पॉजिटिव प्लेट चार्ज की डायरेक्शन है। अब निगेटिव चार्ज प्लेट की डायरेक्शन ले लेते हैं हम लोग, है ना। निगेटिव चार्ज प्लेट की डायरेक्शन यहाँ कैसी होगी, ऐसी ही होगी, है ना। इधर निगेटिव चार्ज प्लेट की डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में, इधर भी कैसी होगी, इधर ही होगी। ओके, इधर की बात करते हैं हम लोग, तो इधर निगेटिव प्लेट की डायरेक्शन ऐसी होगी। आपको मालूम है क्यों, इंट्रोडक्शन में देख चुके हम, है ना। हाँ ठीक है, अब अंदर देखो, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। लेट से ये जो ब्लू है ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट की डायरेक्शन है, इसलिए हमने इसको E1 कहा। और ये जो रेड है ये निगेटिव चार्ज प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, इसको हम लोग E2 कहते हैं, है ना। क्योंकि दोनों की अंदर डायरेक्शन एक ही है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होगी वो होगी E1 प्लस E2 के बराबर। बाहर की बात करते हैं, देखो ब्लू की डायरेक्शन की अगर हम बाहर बात करें तो ब्लू बोले तो हमारे पॉजिटिव चार्ज प्लेट की डायरेक्शन है और उसकी डायरेक्शन ये है ना बाहर। और निगेटिव चार्ज की प्लेट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है। उसी तरह यहाँ पर देखो पॉजिटिव प्लेट चार्ज की डायरेक्शन ये है, निगेटिव चार्ज की उसके अपोजिट है, यहाँ पर भी वैसी, ऑफ कोर्स इधर भी वैसी होगा, तो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो E बाहर कितनी है, 0, E1 माइनस E2 होगा। यहाँ पर E किसके बराबर होगा, E1 माइनस E2 के बराबर होगा। सो E बाहर कितना होगा, 0। और यहाँ पर अंदर दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से E किसका होगा, E1 प्लस E2 के बराबर होगा। तो E आउटसाइड कितना है, 0। E इनसाइड द कैपेसिटर, E इनसाइड द कैपेसिटर कितना है, E1 प्लस E2। E1 एक चार्ज प्लेन इन्फिनाइट लॉन्ग शीट के लिए गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़े थे हम लोगों ने। डिस्टेंस r पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये किसकी होगी, E1। उसी तरह ये निगेटिव चार्ज प्लेट है तो इसकी इंटेंसिटी भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस हाफ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, तो एक एप्सिलॉन नॉट, एक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगी E इनसाइड दिस कैपेसिटर। अब देखो आगे, उसी तरह प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि V किसके बराबर होता है, E मल्टीप्लाइड बाई डी। लास्ट डाइलेक्ट्रिक का जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है ना, इसको समझा भी है, V इज इक्वल्स टू ED कैसा आया है। तो अब मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं आपको। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, ED। E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो V किसके बराबर हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी। सिग्मा की वैल्यू डाल दो, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी, है ना। ओके, ये की वैल्यू होगी, V की वैल्यू होगी, यहाँ पर ही ले लेता हूँ मैं बाजू में इसकी, होगी V की वैल्यू। नाउ C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V। तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V की वैल्यू कितनी है, ये इक्वेशन 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी, है ना। Q से Q कैंसिल, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन हो गया। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से हम लोग कह सकते हैं कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से, यानी कि इस कैपेसिटर की प्लेट जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा इस कैपेसिटर का कैपेसिटी होगी। ठीक है, एक तो कैपेसिटी क्या के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर। दूसरा, अगर से ये D क्या है, लेट इनके बीच में का
ये दो प्लेट के बीच में का डिस्टेंस है, सॉरी मैंने बताया था। तो ये v इज इक्वल टू ई डी में, इन दिस केस ये d क्या है, ये दो प्लेट के बीच में का डिस्टेंस है। हाँ ओके सॉरी, तो d क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच में का डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस कम होगा, अगर ये डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला एक्सप्रेशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर विदाउट ए डाइलेक्ट्रिक। तो ये जो हमने पढ़े ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक पढ़े। अब चलो आगे देखते हैं विथ डाइलेक्ट्रिक। अब विथ डाइलेक्ट्रिक के केसेस क्या होंगे देखते हैं। तो देखिए ये हमारा एक कैपेसिटर है, मैं यहाँ कैपेसिटर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा कैपेसिटर, लेट्स से कि ये है हमारी पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ठीक है, और सिमिलरली ये है हमारी नेगेटिव चार्ज प्लेट। अब इसमें हम कोई डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट करते हैं, तो ये होगी हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये जो दिख रही है ना आपको, ये क्या है, हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। लेट से इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस है, ये जिसको हम लोग थिकनेस बोले कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो टी है, राइट, यानी कि टी इस 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी है ना। और ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के यहाँ से लेकर यहाँ तक के यानी कि 2 टर्मिनल के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट से वो टी डिस्टेंस है ना। जैसे ही हम ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, कंसीडर कीजिए, सपोज कीजिए कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, इसको इस कैपेसिटर के बीच में डालेंगे तो इस स्लैब के अंदर पोलराइजेशन होगा, है ना। पोलराइजेशन होने की वजह से सारे निगेटिव चार्ज जो है वो इधर आ जाएंगे। तो ये सारे निगेटिव चार्ज इधर आ गया और ये सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। पोलराइजेशन होगा, है ना। डाइलेक्ट्रिक इसलिए तो है क्योंकि उसमें पोलराइजेशन होता है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से थोड़े से छोटे छोटे से 2 कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए ये जो 2 प्लेट्स दिख रही है ना, लेट से कि इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो V2 है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, लेट से इसकी ये जो 2 प्लेट है इनके बीच का टर्मिनल V1। तो ये जो कैपेसिटर है इसका जो टोटल पोटेंशियल होगा V, वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2। तो V1 किसके बराबर हुआ, V1 ये, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये होगी, है ना, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की या ऐसे मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो पोलराइज हुई है। तो हम इसको यहाँ पर जो ये ई है उसको हम डिनोट करेंगे ईपी से। हाँ, तो ईपी किसकी है, पॉजिटिव, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ओके, उसी तरह ये जो कैपेसिटर के 2 प्लेट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेट से इनकी डायरेक्शन है ये, लेट से क्या है, यही है इनकी डायरेक्शन, और ये जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई ओ से डिनोट करूँगा, है ना। अब हमको मालूम है वी किसके बराबर होता है, ई मल्टीप्लाइड बाई डी, है ना। तो पहले V1 यानी कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का V1 किसके बराबर होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E1P मल्टीप्लाइड बाय इसका डिस्टेंस कितना है T। ये होगी इक्वेशन 1। अब उसी तरह इक्वेशन 2 देखिए, V2 देखिए, V2 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, EO मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है, D नहीं, D डिस्टेंस नहीं है। अगर इसमें ये स्लैब नहीं होता तब इनके 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस D होता। अभी इसके बीच में स्लैब है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो अभी हमको सिर्फ इतना ही डिस्टेंस लेना, ये इतना ही डिस्टेंस, इतनी ही वैल्यू लेनी है डी की, ये इतनी वैल्यू लेनी है हमको बस डी की। तो इतनी वैल्यू कितनी डी की, तो लेट से कि ये जो डी की वैल्यू थी जब स्लैब नहीं था तब ये 7 थी, और ये जो टी थी इसकी वैल्यू 5 थी। टी मतलब पहले नहीं था तो डी की वैल्यू 7 थी, फिर बाद में स्लैब डाले तो थिकनेस की वैल्यू 5 है। तो ये बचा हुआ फासला कितना हुआ, 7 माइनस 5 यानी कि 2। 7 बोले तो डी और 5 बोले तो टी, तो ये डी माइनस टी करेंगे तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ना, ये हमको मालूम हो जाएगा कि बचा हुआ डिस्टेंस कितना है। समझ में आया क्या आपको, ये कौन से समझ में आया आपको, ये बचा हुआ डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डी माइनस टी के। तो ये हो गया फिर डी माइनस टी। तो वी किसके बराबर हुआ फिर यहाँ, V1 प्लस V2 यानी कि EP मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस EO डी माइनस टी। समझ में आया कि कैसा है, हाँ बहुत ही आसान था, सिंपल ये फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने और कुछ स्पेशल नहीं। ओके, अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो आप। अब आप देखिए ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ये के किसके बराबर होता है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डिवाइडेड बाय ये पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बराबर होता है ये के, है ना। तो ईपी किसके बराबर हुआ फिर, ये इधर चला जाएगा, के इधर आ जाएगा। हाँ, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ मैं, तो वी किसके बराबर हुआ, ईपी बोले तो EO डिवाइडेड बाय के प्लस होगा। चलो अब इसमें से EO कॉमन निकाल ले, तो V इज इक्वल टू EO कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा,
1/k प्लस d माइनस टी बचा। और ये देखियो, ये यहाँ टी था, टी हम लोगों ने यहाँ लिखना भूल गए, सो ये हो जाएगा क्या, t/k प्लस d माइनस टी। अब ये v की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो ये जो ईओ है इसकी हम लोग पहले वैल्यू निकाल चुके हैं, ऊपर देखो क्या वैल्यू थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, है ना, विदाउट डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पर ई लिखे थे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो ये वैल्यू वहां रखते हैं। सो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बोले तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करता हूँ, तो देखो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी, ठीक है। ये क्यू से ये क्यू कैंसिल, ए ई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा ए ई एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। तो ये है सी के लिए एक्सप्रेशन जब उसमें के कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो। ये डायग्राम में देखिए, ये जो खाली जगह थी इसमें सब क्या भरी हुई थी, एयर भरी हुई थी, है ना, क्योंकि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था उसमें और हमारे कैपेसिटर की प्लेट में कुछ गैप थी ना, वो गैप में मान लो एयर था। मान लो ये गैप होती नहीं, मतलब पूरा ये जो है, ये इतना पूरा हिस्सा हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भरा हुआ होता, तो मैं बोलता टी और डी दोनों की वैल्यू सेम होती, इसकी और इसकी वैल्यू सेम होती, क्योंकि बीच में तो जगह ही नहीं है ना। तो उस वक्त ये सी की वैल्यू कितनी होगी, देखो अब यही देखो, सी इज इक्वल टू ये के नीचे ऊपर चल जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के, है ना, डी और टी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो कट जाएंगे, डिवाइडेड बाय टी। या दोनों का डिस्टेंस सेम है, हम लोगों ने मान लिया कि टी किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो यहाँ आएगा फिर डी, है ना। यहाँ डी क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमको मालूम है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ये किसके बराबर है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटी के बराबर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता। ये देखो यहाँ, ये हम लोगों ने पढ़े थे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये किसका रहा है, सी यू, यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटी जब तब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता है उसके बराबर है, तो हमने लिखे मल्टीप्लाइड बाय के, है ना। ये कैपेसिटी कब की, जब हमने उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, तो सी एम इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय के। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो के की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है और एक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो इसकी कैपेसिटी इसके मुकाबले कितने गुना ज्यादा रहेगी, 8 गुना, अगर के की वैल्यू 8 है। हमको यही तो चाहिए था, हम कैपेसिटी तो बढ़ाना चाहते थे, तो हमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डालकर उसकी कैपेसिटी को बढ़ा ली, है ना। फिलहाल हमने यहाँ पर ये पहली केस देखा कि अगर टी और डी दोनों एक दूसरे के बराबर हो, मानी इंटायर कैपेसिटर हमारा जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भरा हुआ हो, तो तब उस कैपेसिटर की कैपेसिटी मीडियम के साथ कैपेसिटर की कैपेसिटी किसके बराबर होती है, सी नॉट मल्टीप्लाइड बाय के, है ना, के टाइम्स बढ़ जाती है। ओके, अब मान लो इफ द, ये दूसरी केस देख रहे हैं हम लोग, इफ द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ एन कैपेसिटर इन पैरेलल, कैपेसिटर इन पैरेलल, तो कैपेसिटर इन पैरेलल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn, ये होता कैपेसिटर इन पैरेलल का एक्सप्रेशन हम लोगों ने बनाया था इससे पहले, कैपेसिटर जब पढ़े थे उसमें पढ़े थे हम लोगों ने, है ना। तो ये क्या बोल रहा है देखो, इफ द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ एन कैपेसिटर इन पैरेलल विद प्लेट एरिया A1 A2 अप टू AN और उनके बीच का डिस्टेंस जो सेपरेशन है बोलता है वो डी है। मतलब देखो इनके ये कैपेसिटर है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, और यहाँ एन कैपेसिटर लगे हुए हैं बोलता। तो एन कैपेसिटर को देखो मैं किस तरह बनाता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, ध्यान से देखिए आप, है ना। तो ये मान लो एक कैपेसिटर है हमारा, उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है ये है, ये एक दूसरा कैपेसिटर है हमारा, है ना, उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है ये है, ये एक तीसरा कैपेसिटर है हमारा, है ना। इन सब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अलग अलग है, इसका मान लो K1 है, इस स्लैब का मान लो K2 है, इस स्लैब का मान लो K3, इसकी थिकनेस मान लो T1, इसका एरिया, सॉरी अभी एरिया वाला लिख रहे हैं, मान लो इस स्लैब का जो एरिया है वो A1 है, इस स्लैब का एरिया A2 है, इस स्लैब का एरिया A3 है, तब, और ये सब, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये निगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है। इसमें पोलराइजेशन होगा, इधर निगेटिव पैदा होगी इधर पॉजिटिव पैदा होगी, ओके। हाँ, तो ये कैपेसिटर सब एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, ये देखो इसके पॉजिटिव से कनेक्ट, इसके पॉजिटिव से कनेक्ट, है ना। तो ये सब के सब कैसे है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये तो हमको उसने केस में दिया हुआ ही है कि इफ द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ एन कैपेसिटर इन पैरेलल, तब ये जो एक कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी किसके बराबर होगी,
तो बहुत आसान है, अगर एक होता तो एक की कैपेसिटी किसका होती, ये हम लोगों ने लिखी ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, मिट गया हो गया, अपॉन डी के बराबर एक होती तो एक एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी के बराबर होती है ना, एक होता तो इसका इसका एरिया A1 है, डायरेक्टली कांस्टेंट टू, दूसरे का, तीसरे का ऐसा n का कितने का होगा, इसमें से एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस ऐसा AN Kn, ये एक केस होगी हमारी, है ना। अब तीसरी और फाइनल केस देख लेते, तो ये कौन से नंबर की कंडीशन है हमारी, सेकंड होगी, थर्ड हो गया, बस ये बात ध्यान में रखना, C इज इक्वल टू A E एप्सिलॉन नॉट K बाय D, तो ये हमारी थर्ड नंबर की कंडीशन है ना। इफ द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ n कैपेसिटर इन सीरीज, सीरीज में है, अगर सीरीज में है, आगे पढ़ लेते, विद थिकनेस T1 T2 अप टू Tn, देन तो हमको मालूम है अगर सीरीज में है तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस ऐसा 1 अपॉन Cn के बराबर होता है ना, पढ़ चुके हम लोग इसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। तो C की वैल्यू कितनी होती है, A E एप्सिलॉन नॉट K बाय D है, लेकिन यहाँ थिकनेस T1 T2 T दिया हुआ है तो यहाँ पर लेना पड़ेगा T, तो यही वैल्यू इसमें पुट करो, सो 1 अपॉन CS किसके बराबर हुआ, 1 अपॉन C1, तो A E एप्सिलॉन नॉट K1 डिवाइडेड बाय T1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइडेड बाय T2, और ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर हम लोगों ने ज्वाइन किए, तो ये होगा A एप्सिलॉन नॉट Kn डिवाइडेड बाय Tn होगा। अब ये T ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस T2 K2 प्लस ऐसा कितने तक होगा, Dn होगा। अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकल सकता, ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल सकता, तो ए एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकालो, फिर 1 अपॉन CS, ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ना, नीचे है ना 1 अपॉन, अंदर क्या बचेगा फिर T1 अपॉन K1 बचेगा है, प्लस यहाँ क्या बचेगा T2 अपॉन K2 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, एप्सिलॉन कॉमन निकल गया, सो Tn डिवाइडेड बाय Kn बचेगा, ठीक है। अब ये देखो ये 1 अपॉन CS की वैल्यू, हमको CS की वैल्यू चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो CS इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन में चला जाएगा यानी कि इसके नीचे आ जाएगा, तो इसके नीचे जो बचेगा वो बचेगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस Tn डिवाइडेड बाय Kn। सो अगर से हमारे अरेंजमेंट में n कैपेसिटर इन सीरीज कनेक्टेड हो और उनकी थिकनेस T1 T2 अप टू Tn हो, तब उनका रिजल्टेंट जो होगा वो उसके लिए एक्सप्रेशन होगा, है ना। अब देखो ये आखिरी केस है हमारी, फोर्थ नंबर की केस, इफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ कंडक्टिंग स्लैब, तो देखो ये हमारा कैपेसिटर है और अब तक हमने इसमें डायरेक्ट्रिक इस्तेमाल किया है, तो अब हम डायरेक्ट्रिक के बदले यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, कोई कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे। अगर से हम यहाँ कोई कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं तब के की वैल्यू इन्फिनाइट होती है, और उस वक्त ये जो कैपेसिटर है इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है D अपॉन D माइनस T C एयर, इतने के बराबर होता है। मतलब कि अगर से एक कैपेसिटर है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है तो उसकी कैपेसिटी, और ऐसा कैपेसिटर जिसके अंदर कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है उसकी कैपेसिटी, तो दोनों में से ज़्यादा कैपेसिटी किसकी होगी, इस कैपेसिटर जिसमें कंडक्टर भरा हुआ है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, कितनी गुना ज़्यादा होगी, तो D अपॉन D माइनस T टाइम ज़्यादा होगी। आप इसे इस तरह ध्यान में रखो, डी इस तरह आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। और अब तक जितने भी नोट्स मैंने टाइप किया है ना, सबसे ज़्यादा अगर किसी यूनिट ने नोट्स टाइप करने के लिए वक्त खाया होगा तो वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इसने बहुत वक्त खाया भाई नोट्स टाइप करने के लिए, क्योंकि आप देखिए ये आज जो हमने पढ़ी उसकी नोट्स, और इसके लिए जो डायग्राम्स भी बनानी पड़ी मुझे ताकि बच्चों को आसानी समझ में आ जाए। अब एक आखिरी टॉपिक है वेन डे ग्राफ जनरेटर, इसको कल लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।